Hello everyone, this is me Saumya Mehra, a verified and a star educator on Unacademy, and I welcome you all to Unacademy Shiksha channel. So यहाँ पर इस TET Talks में we are going to discuss very important thing that is tips and tricks for examination. तो यहाँ पर दो पार्ट्स में मैं आपसे डिस्कशन करने जा रही हूँ. फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, एंड सेकेंड पार्ट में ड्यूरिंग द एग्जाम आपको किस तरह से अपने पेपर को टैकल करना है उस पर कुछ टिप्स पे डिस्कशन करेंगे. ओके अगर आपने अभी तक से अनअकैडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें. एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा एंड लाइक करना ना भूलिएगा वीडियो को भी. ओके सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया पार्ट 1 में हम लोग डिस्कशन करेंगे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एंड एग्जाम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पर डिस्कशन करते हैं. तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम के लिए पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है. सो फर्स्टली नो द पैटर्न कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है. तो जैसे कि आपको पता है कि सीटेट का पैटर्न क्या है कि एग्ज़ाम जो मोड है वो ऑफलाइन है. ठीक है जी, ऑफलाइन पेपर होता है, आपके सामने पेपर आता है, OMR शीट आती है, कैसे फिल करना ये आपको आना चाहिए. ठीक है जी, क्या होता है ना कुछ स्टूडेंट्स एक आंसर होता है जैसे 1 आंसर है उनको नहीं आता, उनको सेकेंड आंसर करना था बट बाय मिस्टेक स्टार्ट कर देते 1 से. तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको. लैंग्वेज जो है पेपर की बाइलिंगुअल रहती है, जैसे कि मैंने प्रीवियस टेड टॉक्स में आपसे डिस्कशन कराई था इस बात पे. टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, MCQs रहते हैं. टोटल मार्क्स जो रहता है 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, तो 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन. ठीक है जी. मार्किंग सिस्टम क्या रहता है, 1 मार्क्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है, जैसे पहले ही बताया था मैंने, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. टोटल टाइम आपको जो मिलता है अपने पेपर को सॉल्व करने का वो होता है 2 hours 30 minutes का. 2.5 घंटे का समय होता है एंड आपको 150 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है. नेक्स्ट है फॉलो द सिलेबस. तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर 1 एंड पेपर 2 का क्या सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं एंड उन सब्जेक्ट्स को किस तरह से टैकल करना है ये आपको पता बहुत अच्छे से होना चाहिए. जैसे सीटेट पेपर 1 है, CDP आता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, मैथमेटिक्स है. वहीं पे पेपर 2 की बात करी जाए तो CDP है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सोशल स्टडीज़ या फिर आप मैथमेटिक्स या साइंस भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस होती है. तो ये तो आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं एंड आपको कैसे प्रिपेयर करना है. यहाँ पर थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ मैं. सबसे पहले बात करते हैं CDP की, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की. तो आपको बहुत अच्छे से जितनी भी थियरीज हैं वो आना चाहिए. कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आते ही आते, जैसे डिसेबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा. इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, बच्चों को कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है, कैसे आप बच्चों का टेस्ट लेते हो, ऐसे हो गया, FA हो गया, ये जो जैसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर बार एग्जामिनर आपसे पूछता है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि इन टॉपिक्स को अच्छे से कर ले. दूसरा थियरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर उसको भी कर लीजिएगा. अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की. तो बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. एंड ट्रस्ट मी, बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. रिपीट एज एन ये नहीं कि एग्जामिनर पूरा सेम क्वेश्चन दे देगा, एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन की लाइन बदल देगा या ऑप्शंस चेंज कर देगा, बट सम हाउ यू विल गेट टू नो कि टॉपिक्स कौन कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर साल एग्जाम में आ रहे हैं. तो पास्ट 5 ईयर्स का पेपर उठा के देखिएगा तो CDP में देखोगे थियरीज बहुत बार रिपीट होती हैं. थियरीज में जैसे पियाजे की थियरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो उसके बारे में आपको आना चाहिए. और देखोगे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अकोमोडेशन पूछा जा सकता है, सिमुलेशन के बारे में पूछा जा सकता है. ठीक है, जो 4 स्टेजेस हैं वो कौन सी है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं थियरी से रिलेटेड. इससे थियरीज आपको टिप्स पे आनी चाहिए. 2 से 3 बार रिवाइज करो, अपने आप दिमाग में बैठना चालू हो जाएगा. एंड ट्राई टू सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस, तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ठीक है, CDP पोर्शन बहुत आसान है, बस यही है कि आप थियरीज अच्छे से कर लो और जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे थोड़ा सा अपनी पकड़ बना लें. आगे बढ़ते हैं. लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2. तो लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा लैंग्वेज 1 चूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज 2 कौन सा चूज़ कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो इसमें यहाँ पे आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करी जाती है उस भाषा में. ठीक है, अगर आप इंग्लिश यूज़ करते हो, अगर आप इंग्लिश लेते हो या हिंदी लेते हो तो बेसिकली उससे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि अनसीन पैसेज, ये आपका क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे लैंग्वेज 1 हो चाहे लैंग्वेज 2 हो. उसमें आपसे जो है पोम का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वहाँ पर आपको रीड करना है, उस हिसाब से आंसर देना है. ग्रामर के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है जी,
तो टाइम मैनेजमेंट इस सेक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि जो पैसेज आए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अब वो पैसेज में कम से कम 9 क्वेश्चन है मान लीजिए, तो 9 क्वेश्चन के हिसाब से आपको समय देना है, लेकिन इतना नहीं देना है कि आप आधा घंटा एक ही सेक्शन पे दे रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट सीडीपी में भी रखना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आ गए, आपको लगा यार कैसे करें, तो बहुत सारे जो कीवर्ड्स होते हैं उनको ध्यान में रख के आप आंसर कर सकते हो। तो कीवर्ड्स का प्लीज़ मेक श्योर आप ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मुझे अंडरस्टैंड कराने में कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 की बात करी जाए तो आपका थोड़ा सा अच्छा पैसेज को सॉल्व करने का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जब आप रीड करो तो समझ सको। एंड साथ ही साथ इसमें पेडागोजी का क्वेश्चन भी आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर आपके अनसीन पैसेज ही आ रहे हैं, अनसीन पैसेज के साथ साथ पेडागोजी भी आता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि पेडागोजी भी अच्छे से कवर करें एंड साथ में अनसीन पैसेज की भी प्रैक्टिस करें, जो कि बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। अब बात करते हैं मैथ्स की, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आप प्लीज़ मेक श्योर कि एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस लगा ले, बहुत बार रिपीट हो जाते हैं वहाँ से, चाहे छोटा छोटा इजी क्वेश्चन हो बट रिपीट हो जाता है। क्वेश्चंस इसमें पेडागोजी से भी पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मैथ्स टोटली मैथ्स आएगी, नहीं, आपसे पेडागोजी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल टीचिंग मेथड्स, उनका एप्लीकेशंस, किस तरह से आप पढ़ा सकते हो बच्चों को मैथमेटिक्स में डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करके, डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए इस सेक्शन के लिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सेक्शन दैट इज ईवीएस। अगर बात करी जाए सेक्शन की, तो ये सेक्शन सबसे आसान होता है, बहुत स्कोरिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी के आते हैं। सेम लाइन एज इट इज़ उठा के दे दी जाती है, कोई चेंज ही नहीं करा जाता। तो एनसीईआरटी बिल्कुल बेस्ट रहेगा इस सेक्शन के लिए अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। पेपर 2 के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है एनसीईआरटी, बट अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हालांकि पेडागोजी के भी क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, क्योंकि आप पेडागोजी हर सेक्शन के लिए पढ़ते हो, तो ये वाला जो सेक्शन है कवर हो जाता है उसके साथ साथ। ठीक है, आप यहाँ पर ज्योग्राफी की बुक्स, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ सकते हो फॉर पेपर 2। अभी पेपर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे, पेपर 1 की ईवीएस के बारे में मैं अभी आपको बता रही थी। आप यहाँ पे डेली जो है न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको रीड करो बेसिक नॉलेज जानने के लिए, क्योंकि स्टेट टेट्स में क्या होता है, आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी। अब बात करते हैं साइंस की, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 6 से लेकर 8 तक के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 2 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप मेक श्योर करिएगा कि एनसीईआरटी की बुक्स तो कवर करें, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं एंड मॉक टेस्ट दें। यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस हो गए, बेसिक सेल फॉर्मेशन का टॉपिक है उससे क्वेश्चन आ जाता है, यूनिट कन्वर्जन है उसका क्वेश्चन आ सकता है। तो यू नेवर नो किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो प्रैक्टिस करिए एंड पास या क्वेश्चन जरूर से जरूर लगाइए। अब बात कर रहे हैं फॉर सोशल साइंस पेपर 2। तो यहाँ पर आपसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, कल्चर से, इकोनॉमिक्स से या पॉलिटिकल स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कैसे सोसाइटी काम करती है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो बेसिक क्वेश्चन आपसे कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी ये टॉपिक और ये जो पूरा सेक्शन है अच्छे से कवर हो सकता है। ठीक है जी, चलो यहाँ तो अभी तक से आपने समझ लिया कि यहाँ पे एक एक टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा मैंने डिस्कशन करा है कि किस तरह से आपको अपनी जो तैयारी है वो करनी चाहिए। तो एक एक टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कशन करा है, एक एक सेक्शन को हमने समझा है। अब बात करते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल की डिफ़िकल्टी आ रही है, कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आगे भी रिपीट होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करो, प्रैक्टिस करो एंड साथ ही साथ मॉक टेस्ट दो। अब बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज स्टडी एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 आपका मैथ्स की पेडागोजी में आ सकता है। ठीक है, आपसे ईवीएस की पेडागोजी में पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा इंग्लिश की लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 जो भी आपने लिया उसमें क्वेश्चन पूछ लेगा। तो एनसीएफ 2005 इंपॉर्टेंट बन जाता है सारे सेक्शंस के लिए। आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से पढ़ना ही है, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आप नहीं पढ़ के गए तो आपका बहुत लॉस है, मतलब पेपर आपके सामने है थोड़ा बहुत और आप जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर ले। और जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है वो सोच रहे हैं कि उन्हें बुक खरीदनी है, द आंसर इज नो, यू कैन डाउनलोड इट। आप ये जो वेबसाइट मैंने यहाँ पे लिखी है आप वहाँ पे जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो और ई बुक्स की तरह पढ़ सकते हैं।
अब बात करते हैं कि आपको कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। तो आप मॉक टेस्ट को डेली बेसिस पे लगाएं, जिससे कि वंस अ वीक लगा के देखिए। अगर आपके पास काफ़ी समय है तो वंस अ वीक लगा के देखो, अपनी परफॉर्मेंस को देखिए। अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आपको तो वीकली मॉक्स तो मिलते ही मिलते हैं, तो आप लगा के देखिए, एनालाइज करिए दैट वेयर यू स्टैंडिंग, कहाँ पे आपको पहुँचना है, कितना जो आप पढ़ रहे हो वो समझ क्यों नहीं आ रहा है। तो पूरा एनालिसिस आपका हो सकता है। अपने वीक एरियाज को देखिए कि टॉपिक पढ़ लें तो भी मैथ्स का नहीं कवर हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो वीक एरियाज पे काम करना है, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे तो फोकस रखना ही रखना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, आपको खुद समझ आने लगेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अपने प्रैक्टिस टाइम को बढ़ाइए, अपनी स्पीड को बढ़ाइए मैथ्स में। वो कैसे हो सकता है? प्रैक्टिस से ही हो सकता है। अब यहाँ पर पार्ट 2 में आ गए हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग अब डिस्कस करेंगे टिप्स टू फॉलो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो एग्जाम के दौरान आपको क्या क्या ध्यान में रखना है उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला तो है टाइम मैनेजमेंट। बहुत स्टूडेंट्स जो हैं अच्छे से पढ़ के जाते हैं, हर चीज़ उन्हें आती है, लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम के टाइम पे हो सकता है पैसेज उन्हें डिफ़िकल्ट लगे, हो सकता है इतना ज़्यादा प्रेशर है माइंड में कि पास होना है, क्लियर करना है, तो अपने आप में एक डर बैठ जाता है, राइट। तो जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं, आता सब कुछ है, लेकिन कन्फ्यूजन के चक्कर में एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगा देते हैं। जब समय देखते हैं कि बहुत कम रह गया है, तो बस वहीं से क्या होता है, जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा जा सकता था उसका परफॉर्मेंस एकदम लो होने लगता है। एग्ज़ाम में ही ऐसा होता है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीटेट का एग्ज़ाम आपको पता है 150 मिनट का होता है। ठीक है, 150 एज इन 2.5 घंटे का पेपर है आपका। उस 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं, ये आपको पता है। अगर मैं ऐसे लगाऊं तो 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 1 मिनट का एक क्वेश्चन हुआ। अगर आप इससे ज़्यादा समय लगा रहे हैं, इट मीन्स आप एक क्वेश्चन को किल कर रहे हैं उस क्वेश्चन को करने के लिए। आर यू गेटिंग? तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने समय को बहुत अच्छे से मैनेज करें एग्ज़ाम के टाइम पे। जो जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि हाँ ये हो जाएंगे मेरे से, उसको टिक करते चलो, क्योंकि आपको ओएमआर भी शीट भरनी है। तो या तो आप एक एक सेक्शन करके ओएमआर भर लो, या तो आप हर एक क्वेश्चन के हिसाब से करो, वो थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा। तो सेक्शन वाइज करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ स्टूडेंट 2 सेक्शन के हिसाब से करते हैं, तो वो आपकी स्ट्रैटेजी है, वो आप कैसे करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन ओएमआर को फिल करना है, इसका दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा। तो 15 से 20 मिनट उसको चाहिए ही चाहिए फिल करने के लिए। आपको बुकलेट में टिक करने से कुछ आंसर नहीं मिलेगा, ना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, जब तक वो ओएमआर शीट फिल नहीं होगी। उसकी प्रैक्टिस करो, डाउनलोड करो नेट से, प्रिंट आउट करके ट्राई टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस उस ओएमआर में, जिससे कि अगर आपको नहीं आता तो छोड़ना है तो वो भी ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ओएमआर में बहुत गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स कि अगर सर्कल फिल करना है तो सर्कल पे क्रॉस कर देंगे, वो रीड नहीं करेगा। भाई कंप्यूटर का काम है सिर्फ वो सर्कल को रीड करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो सर्कल को सही तरह से फिल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऊपर नीचे एक भी सर्कल हुआ तो रीड नहीं होगा, आपका आंसर सारे लाइन से गलत हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान में रखना है कि 1 का आंसर 1 पे ही आप टिक करो सर्कल, ऐसा नहीं कि 1 का आंसर 2 में कर रहे हैं। ये मिस्टेक होती है काफ़ी स्टूडेंट से, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस क्या मुझे सारे अटेम्प्ट करने हैं। देखो भाई, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आप सारे करोगे, एक आध सही भी हो गए जो आपको लग रहा था गलत हो गए, गलत हो सकते हैं जो आपको नहीं आते थे, और आपने एक सोचा कि चलो टिक कर देते और आंसर सही हो गया उसका, तो आपके लिए अच्छा है। तो प्लीज़ मेक श्योर सारे क्वेश्चंस को करके आइएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, आपको सॉल्व करना है। ये नहीं सोच के आना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं तो कुछ भी टिक कर दें। नहीं, आप ऐसा करोगे रिजल्ट आप ही का खराब आने की चांसेस ज़्यादा रहेंगी। तो जो जो आता है पहले उसको टिक कर लो, जो रह जाए, जो लगे कि बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, उसमें आप ऐसा अपना चांस लगा दो कि हाँ ये हो सकता है आंसर, मुझे सी लग रहा है तो सी टिक कर दो। और केयरफुली टिक करना है भाई, ये मैं स्टार्टिंग में से ही कह रही हूँ। आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है टिल द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मेरा हो सकता है तो हो जाएगा। सो यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। अपने आप से कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक्स नहीं करनी है कि नहीं आ रहे मुझे क्वेश्चन, कैसे होगा क्या होगा। बस आपको क्या करना है, ध्यान से पेपर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ आखिरी टिप्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ कि आपको इजी क्वेश्चंस पहले करने हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ यार इसका आंसर मुझे आता है मैं कर लूँगा। थोड़े से क्वेश्चन ट्विस्टेड है, नहीं समझ आ रहा, उसमें थोड़ा समय लग रहा है सोचने का, तो उसको आखिरी में रख लो। सेक्शन में जैसे 30 क्वेश्चन है फर्स्ट सेक्शन में, तो आपने सोचा यार मेरे से 17-18 क्वेश्चन हो गए हैं, जो बाकी क्वेश्चन रह गए थोड़े से क्या है मुझे समझ नहीं आ रहे हैं, तो आपने सोचा 1-1 मिनट लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, तो वो आखिरी में अटेम्प्ट कर लो, एंड ऑफ द पेपर नहीं, सेक्शन के एंड में। ये आपके ऊपर स्ट्रैटेजी, आप कैसे इसको अपनाते हो। इतनी कोई जल्दी नहीं है कि सारे क्वेश्चन तुरंत तुरंत सॉल्व करने आधे घंटे के अंदर। नहीं, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। उस टाइम के दौरान आपको चीज़ें करनी है।
अच्छा, गेसिंग जो है ये कि यार ये गेस मार देते हैं तो हो सकता है कि आंसर गलत हो जाए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि मैथ्स का क्वेश्चंस आप निकालो, और अगर आप सीडीपी इंग्लिश कुछ भी कर रहे हो तो प्लीज़ सारे ऑप्शंस को देखो कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, कट करके 4 ऑप्शंस में से आपके 2 ऑप्शन जब रह जाएंगे तो आप वहाँ से जो मोस्ट सूटेबल वाला होगा उसको टिक करिएगा। ये नहीं कि आप गेस कर रहे हो 4 ऑप्शन में से तुरंत, नहीं, ऐसा करोगे तो आंसर हमेशा गलत आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हो तो चांसेस ज़्यादा है कि आपका आंसर सही टिक होए। आपको काम रहकर, रिलैक्स रहकर पूरा पेपर करना है। आपको पेशेंस लूज नहीं करना है। मान लीजिए आधा घंटा आपका वेस्ट हो भी गया, वो एन नंबर ऑफ रीजन, कोई भी रीजन है उसके लिए, तो आपको, आपके पास फिर भी 2 घंटे हैं ना, तो आपको पॉजिटिव अप्रोच रख के पेपर देना, चाहे जितना नेगेटिव हो, स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज पेपर जो है आपका खराब जा सकता है। इफ़ पॉसिबल, अगर चांसेस हैं, अगर टाइम बच जाता है तो रिवाइज कर लो, वरना कोई नीड नहीं। जब आप ओएमआर में फिल कर रहे हो तो एक बार देख लो कि हाँ ये मेरा आंसर यही टिक करा था, हाँ बस वहाँ पे फिल कर दो। तो आप ऐसे करके रिवाइज कर सकते हो। तो आई होप यहाँ तक जो भी हम लोगों ने डिस्कशन करा है बिफोर एंड ड्यूरिंग द एग्जाम बहुत अच्छे से सबको समझ आया हो। अगर आया तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक करना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।